अध्याय 200 शहर तक पहुंचना। एक होटल में प्रवेश। महिला भी कोई आम ड्राइवर नहीं थी। कार में बैठने से पहले ओलिवर ने उस पर अपनी खास नजरों का इस्तेमाल किया था। उसके शरीर में कुछ एस्पेरा था, हालांकि उसके जितना नहीं, लेकिन फिर भी औसत इंसान से ज्यादा। ऊर्जा की एक हल्की सी चमक उसके चारों ओर घूम रही थी, जो बमुश्किल ध्यान देने योग्य थी जब तक कि कोई नहीं जानता था कि क्या देखना है। उसके एस्पेरा की हल्की चमक ने कुछ पल के लिए उसका ध्यान खींचा था, लेकिन उसने इसे महत्वहीन बताकर खारिज कर दिया। कुछ ब्रेक लेने के अलावा वे जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए। हॉलिंगटन शहर। ओलिवर ने शहर को दिलचस्पी से देखा। ये किसी भी आधुनिक शहर की तरह ही था, लेकिन इसमें अधिक उन्नत तकनीक शामिल थी। कांच और स्टील की चिकनी मीनारें आकाश में पहुंच गईं, उनकी सतहें दोपहर की रोशनी में चमक रही थी। मशीनरी की गड़गड़ाहट और यातायात की दूर की आवाज हवा में भर गई, जो उस शांति के विपरीत थी जो वह पीछे छोड़ गया था। विशाल गगनचुंबी इमारतें क्षितिज पर दिखाई दे रही थी, चिकनी और चमकती हुई, मानव नवाचार और प्रगति का एक प्रमाण। प्रत्येक इमारत बहुत सावधानी से बनाई गई लगती थी, जिसमें कार्य और सुंदरता दोनों का मिश्रण था, जो अन्यथा अराजक दुनिया में मानवता के उदय का प्रतीक था। वह शहर के प्रवेश द्वार पर ऊंचे दरवाजे देख सकता था। जिस सामग्री से द्वार बनाए गए थे वह भी साधारण नहीं थी। शहर की रोशनी में द्वार जगमगा रहे थे। ये स्पष्ट रूप से किसी भी असामाजिक आक्रमणकारियों या विधर्मियों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। ओलिवर ने देखा कि महिला गेट तक चली गई और शहर के गार्डों ने उसे रोक दिया, जिन्होंने उससे सत्यापन कार्ड दिखाने के लिए कहा। ओलिवर को भी पहचान दिखाने के लिए कहा गया था, लेकिन चूंकि उसके पास कोई पहचान नहीं थी, इसलिए उसने मिस्टिक पर्च कबीले के प्रतीक वाला मिशन बैज दिखाने का फैसला किया। सतह पर उकेरे गए जटिल डिजाइन को देखकर होश में आने से पहले गार्ड क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। नाजुक नक्काशी और प्राचीन प्रतीक मंद रोशनी के नीचे चमकते हुए प्रतीत होते थे, मानो समय से परे कोई शक्ति धारण कर रहे हों। अत्यंत सम्मान दिखाने के लिए वे तुरंत लगभग 90 डिग्री के कोण पर गहराई से झुक गए। उनकी पहले की कठोर अभिव्यक्तियां पिघल गईं और उनकी जगह विस्मय और श्रद्धा का भाव आ गया। उनके शरीर अकड़ गए, मानो अचानक उन्हें ओलिवर के रैंक के साथ आए पूर्ण अधिकार और खतरे का एहसास हो गया हो। सर, ओझा महोदय, कृपया हमारे शहर पर कृपा करें, गार्ड ने धीमे और सम्मानजनक स्वर में बोलते हुए हकलाया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, जो अधिकार से सम्मान की ओर अचानक बदलाव का संकेत दे रही थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप गई, जिससे मिस्टिक पर्च कबीले के किसी व्यक्ति की उपस्थिति में उसे महसूस होने वाले डर का पता चल गया। यह उनकी पहले की कठोर अभिव्यक्ति से स्पष्ट विपरीत था। यहाँ तक कि उनकी मुद्रा भी अब सीधी और सम्मान और ध्यान से भरी थी। वह अब लगभग छोटा लग रहा था, एक कबीले के सदस्य की उपस्थिति से विनम्र था और अपमानना करने के लिए बेताब था। इसके बावजूद कि ओलिवर 10 साल के बच्चे से अधिक लंबा नहीं दिखता था, गार्डों ने उसे कम आंकने या उसके प्रति बिल्कुल भी असम्मानजनक व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। वे आम लोगों की तुलना में कुछ अधिक जानते थे। ओझाओं के पास अपना रूप बदलने के लिए हर तरह के जादू और टोटके होते थे, और यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर यह छोटा दिखने वाला बच्चा 100 साल का अनुभवी विशेषज्ञ हो। उन्होंने ऐसे मामलों के बारे में सुना था जहां ऐसे ओझाओं के प्रति अनादर करने पर बाद में पीड़ित को शाप मिलता था या रात में राक्षस उसे खा जाते थे। ओझाओं को किसी ने हल्के में नहीं लिया। निस्संदेह ओझा इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें ओझा संघ के क्रोध का शिकार होना पड़े। ओझाओं के बीच एक मौन आचार संहिता मौजूद थी, जिसके बारे में नागरिक केवल अटकलें ही लगा सकते थे। गार्ड तेजी से आगे पीछे हो गए, स्पष्ट रूप से परेशान थे कि क्या किया जाए, क्योंकि उन्हें सूचित नहीं किया गया था कि एक ओझा इस तरह उनके छोटे शहर का दौरा करेगा। महिला चालक भी अवाक रह गई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका ग्राहक 5 महान कुलों में से कोई एक होगा। रहस्योद्घाटन की प्रक्रिया करते समय उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थोड़ा कांप रहे थे। किसने कल्पना की होगी कि एक प्रतिष्ठित ओझा अपनी साधारण कार सेवाएं किराए पर लेगा।
अगर उसे ठीक से याद है, मिस्टिक पर्च कबीले की कारें बेहद शानदार थीं और उसकी छोटी कार की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक थी, तो उसने उसे किराए पर क्यों रखा होगा। अब उसे ये भी समझ में आ गया कि उसका स्वभाव इतना अलग थलग क्यों था और उससे ठंडी आभा क्यों झलक रही थी। उसके दिमाग में टुकड़े एक साथ जुड़ गए। उसके साथ प्रत्येक बातचीत अचानक अधिक समझ में आने लगी, हालांकि इसे उसकी चिंता भी बढ़ गई। ये सौभाग्य की बात थी कि उसने रास्ते में ज्यादा बकबक नहीं की, अन्यथा कबीले की कुख्यात प्रतिष्ठा को देखते हुए वह यात्रा के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती। ये सोचकर उसकी धड़कन तेज हो गई। मिस्टिक पर्च कबीले के बारे में उसने जो डरावनी कहानियां सुनी थी, वह उसके दिमाग में घूम रही थी। यह सर, वह घबरा गई और उसकी ओर देखने लगी, न जाने कैसे इस ओझा से अपने भुगतान के बारे में बिना अपमानजनक व्यवहार किए पूछे। मुझे पता है, मेरे लिए एक अच्छा होटल ढूंढो और मैं तुम्हारे लिए एक टिप जोड़ दूंगा, उसने लापरवाही से कहा और स्तब्ध ड्राइवर को पीछे छोड़ते हुए कार के अंदर बैठने के लिए वापस चला गया। उनकी आवाज़ आकस्मिक थी, लेकिन उनके शब्दों में एक अंतर्निहित अंतिमता थी, जिससे उनके पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब उसे इस प्रतिष्ठित ओझा के लिए एक होटल ढूंढना होगा। वह तो बस एक साधारण ड्राइवर थी, अपने ग्राहकों के रहने की व्यवस्था करना कब से उसका काम बन गया। घटनाओं के अजीब मोड़ पर विचार करते हुए उसका दिमाग चकरा गया। यह एक साधारण सवारी मानी जाती थी, और अब वह दुनिया के सबसे खतरनाक कुलों में से एक के सदस्य को आवास देने के लिए जिम्मेदार थी। वह उदास हो गई, लेकिन फिर भी वह ओझा को मना नहीं कर सकी। ठीक है, उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी किस्मत से इस्तीफा दे दिया। उसने अपना स्मार्टफोन खोला और अंदर ओझा के लिए उपयुक्त होटलों में खोजबीन की। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी। वह कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिससे उसकी स्थिति का अपमान न हो। लेकिन अंत में उसने पाया कि शहर में किसी भी असाधारण और भव्य होटल का अभाव है। उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि मिस्टिक पर्च कबीले का कोई व्यक्ति उच्च स्तरीय होटलों का आदी था, लेकिन इस शहर में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस पर निराशा की लहर दौड़ गई। इतने बड़े शहर में इतने उच्च पदस्थ अतिथि के लिए उपयुक्त कोई चीज कैसे नहीं हो सकती। कहानी खत्म। अलविदा।